सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा समय के साथ अपना कार्य भी पूर्ण कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस श्रृंखला में हम अपनी व्याकरण की पुस्तक में से पाठ 3 अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, हम वाक्य की और उसके भेदों की विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा पाठ 3 अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद करने से पहले हमें वाक्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण। संप्रेषण होता है जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं और इसी वार्तालाप से जो है वाक्यों की रचना होती है। यानी वार्तालाप जो है वो वाक्य की आधारभूत इकाई है। वाक्यों के द्वारा व्यक्ति जो है अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। यानी जैसे आप जानते हैं कि वाक्यों की जो रचना है वो विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। वाक्य में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। यानी वाक्य की यदि हम परिभाषा दें, उसको परिभाषित करें, तो हम कहेंगे कि वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। कुछ उदाहरण देखेंगे हम। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सब लोग बहस कर रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्यों की रचना में दो अंश मुख्य होते हैं। एक होता है कर्ता और एक होती है क्रिया। क्रिया के बिना भी वाक्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यदि हम लड़के ने बिल्ली को डंडे से सिर्फ इतना ही वाक्य कह दें तो यह जो अंश है उसको हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्रिया दी नहीं हुई और ये हमारा वाक्य पूर्ण नहीं होगा। और यदि हम लिखें कि लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा तो ये जो हमारा वाक्य है वो पूर्ण बन जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि बिना क्रियापद बंध के वाक्य कभी भी नहीं बनता। प्राचीन शब्दावली में कर्ता को उद्देश्य तथा क्रियापद बंध को विधेय कहा जाता है। यह आपने 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ा है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, जिसको उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। उद्देश्य ही हमारा कर्ता होता है और विधेय हमारा जो है वो क्रियापद बंध होता है, या उद्देश्य के बारे में या कर्ता के बारे में जो जानकारी होती है उसको भी हम विधेय कह सकते हैं। तो वस्तुतः उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आते हैं। और विधेय वह अंश है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यानी जो उद्देश्य की जानकारी देता है, जिसके अंतर्गत क्रियापद बंध तथा उसके विस्तारक आते हैं, उसे विधेय कहा जा सकता है। तो इस तरह से यदि हम वाक्य की परिभाषा दें तो वाक्य की जो रचना है वो उद्देश्य और विधेय के योग से होती है तथा यह वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य की परिभाषा हम करेंगे। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य की प्रमुख विशेषताएं।
वाक्य की विशेषताएं हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वाक्य जो है वो मनुष्य के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली एक भाषिक इकाई है। वाक्य की रचना विभिन्न पदबंधों से होती है और उन पदबंधों का आपस में मेल होना आवश्यक है। जैसा कि हमने ऊपर उदाहरण में देखा था कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इन सभी पदों का आपस में, ये सभी पद जो हैं वो बंधे हुए हैं, तो पदबंधों का मेल होना आवश्यक है। वाक्य की विशेषताओं में आगे हमने जाना कि इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, जिसको उद्देश्य और विधेय कहा जा सकता है। बिना विधेय या क्रियापद बंध के कोई भी वाक्य नहीं बनता और वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। आगे हम वाक्य के भेद जानते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, एक है रचना के आधार पर तथा दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना और अर्थ के आधार पर हम पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हैं, वहां हमने इतने विस्तार से नहीं किया था। तो कक्षा 9 में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करेंगे और कक्षा 10 में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय यह देखा जाता है कि वाक्यों की रचना एक क्रिया पदबंध के रूप से हुई है या अधिक क्रिया पदबंधों से। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रियापद बंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक से अधिक क्रियापद बंध होते हैं उसे जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्यों के आगे पुनः दो भेद कर दिए जाते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। यानी रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद करते हुए यह देखा जाता है कि वाक्य अर्थ की कौन सी छटाएं बिखेर रहा है, यानी हमें कौन से रूप दिखा रहा है, या वक्ता के कौन से भावों और वृत्तियों होता है, जैसे हमारा मूड जो होता है उसको वृत्ति बोला जाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य हमें भावों और हमारे जो मूड होता है, जो हमारी वृत्ति होती है, उसकी जानकारी देता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के हम 8 भेद करते हैं, यानी उनमें वाक्य के अर्थ वक्ता द्वारा विभिन्न मूड जो होते हैं, जो वृत्तियां होती हैं, उसकी जानकारी देते हैं। तो अर्थ के आधार पर हम वाक्य के 8 भेद करते हैं। पहला आता है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा इच्छार्थक वाक्य, पांचवा संभावनार्थक वाक्य, छठा विस्मयादि बोधक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां निषेध या नकारात्मक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद हैं उनमें एक क्रियापदबंध वाले सरल वाक्य भी हो सकते हैं तथा एक से अधिक क्रिया वाले जटिल वाक्य भी हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हम कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों को अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। ये जो वाक्य होते हैं वो सामान्य कथन होते हैं, यानी सामान्य स्टेटमेंट जो होती हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं, वो जो है सामान्य वाक्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत इस वर्ग में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, दशा आदि का बोध भी ये वाक्य करवाते हैं, इसलिए इन्हें कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। यानी इनमें क्या होता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति की स्थिति, उसकी अवस्था, उसकी दशा या किसी कार्य के करने की जानकारी जो देते हैं वो कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये भी सामान्य कथन और स्थिति के आधार पर भी कथन हो सकते हैं या वाक्य हो सकते हैं। जैसे हम सामान्य कथन में देखेंगे, तेज हवा चल रही है, तो साधारण सी स्टेटमेंट दी गई है, इससे हमें पता चल जाएगा विधानवाचक वाक्य है। बारिश आने वाली है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे, हम सब फिल्म देखने जाएंगे। यानी ये सामान्य कथन दिए गए हैं।
स्थिति के आधार पर भी हम कथनात्मक वाक्य कह सकते हैं। जैसे शीला एक अध्यापिका है, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दे रही है। किताब मेज पर है, वह छत पर है, मेरा भाई बीमार था, मुझको तेज बुखार है। यानी ये सभी वाक्य जो हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कथनात्मक वाक्य किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी कार्य के होने, उसकी अवस्था, दशा आदि के बारे में जो जानकारी देते हैं उन्हें कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जो हमारे विधानवाचक वाक्य होते हैं उनके अंतर्गत जटिल वाक्य भी आ सकते हैं, यानी जो थोड़े से मुश्किल होते हैं वो वाक्य भी आ सकते हैं। जैसे हम देखेंगे, तेज हवा चल रही है, यानी ये साधारण कथनात्मक विधानवाचक वाक्य है। इसका यदि हम जटिल रूप बनाएं और आगे लिख दें और बारिश भी आने वाली है, तो इस प्रकार ये जटिल वाक्य भी बन जाते हैं। जो लोग मेरे साथ चलना चाहें चल सकते हैं, मेरी बहन डॉक्टर है और मेरा भाई इंजीनियर। यानी ये सामान्य कथनात्मक विधानवाचक वाक्य हैं, लेकिन थोड़ा सा जटिल रूप यानी मुश्किल रूप दिया हुआ है। वह मेहनती भी है और ईमानदार भी। या तो मेरे साथ चलिए या अपने भाई को भेज दीजिए। आगे दूसरा आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चलता है कि जिन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। इन वाक्यों को अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। इनमें वक्ता द्वारा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और लिखित भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आप सभी को प्रश्न चिन्ह की अच्छे से जानकारी है, यानी कोई भी प्रश्न जब खत्म होता है तो उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। प्रश्नों के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। जिन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य से आरंभ में आता है तो उनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में यस नो आंसर, क्वेश्चन आंसर भी कहा जाता है, यानी जिन क्वेश्चनों का आंसर यस और नो में आता है। तथा दूसरे वे वाक्य हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि वाक्यों के बीच में आते हैं। जैसे हम देखेंगे, हाँ ना उत्तर वाले प्रश्न तथा जटिल वाक्य। क्या आप खाना खा चुके हैं, तो यहाँ पर हम यस और नो यानी हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। क्या तुम मेरे घर चलोगी, क्या शीला बीमार है। इसी तरह यदि हम इनका जटिल रूप बनाएं तो क्या आप यहीं रुकेंगे और आपका बेटा मेरे साथ जाएगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी और मुझे कुछ दिलाओगी, क्या शीला बीमार है और वह अस्पताल में है। यानी ये हमारे यस और नो यानी हाँ और ना में जिनका हम जवाब देते हैं, तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द जिन वाक्यों के बीच में आते हैं तथा उन्हीं से हम जटिल वाक्य भी बनाते हैं। जैसे तुम कब आए थे, आप किससे बात कर रहे थे, तुम्हारी शादी कब हुई। यानी ये सभी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य ही हैं। इनका हम जटिल रूप भी दे सकते हैं। तुम दिल्ली से कब आए थे और कहाँ ठहरे थे, वह कौन था और आप उससे क्या बात कर रहे थे, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी कब हुई। आप ध्यान से देखेंगे कि सभी वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगाया गया है, विराम चिन्ह लगाया गया है। तो ये सारे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तीसरा आता है हमारा आज्ञार्थक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में वक्ता को कोई न कोई आज्ञा दी जाए, निर्देश दिया जाए, प्रार्थना दी जाए, चेतावनी आदि का भाव व्यक्त किया जाए, वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। ये वाक्य भी सरल तथा जटिल दोनों रूप में हो सकते हैं। जैसे सरल रूप में तुम यहाँ से जाओ, आज्ञा दी जा रही है। अपना काम करो, समय से पहुंच जाना, जल्दी आ जाइएगा। यानी इन वाक्यों में कोई न कोई आज्ञा या निर्देश दिया जा रहा है। इन्हीं का हम जटिल रूप भी बना सकते हैं।
तुम यहाँ से जाओ और अपने भाई को भेज दो। तुम अपना काम करो, बातें मत करो। समय से पहुंच जाना और खाना खा लेना। जल्दी आ जाइएगा और किताब लेते आइएगा। यानी इन सभी वाक्यों में वक्ता जो है कोई ना कोई आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या चेतावनी दे रहा है, इसलिए इन वाक्यों को हम आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, लेकिन जो भी कार्य आपको करवाया गया है, यानी वाक्य और उसके भेदों की जितनी भी जानकारी आपको दी गई है, यही कार्य आप अच्छे से अपने घर पर करेंगे, अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।